हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन Q2 अर्निंग। आई एम विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं गल्फ ऑयल के CFO मिस्टर मनीष गंगवाल जी। मनीष सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू वेरी मच सर हमसे गुड जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आफ्टरनून विवेक जी। गुड आफ्टरनून सर। सर, अगर हम देखें तो Q2 में जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने Q1 में भी बात की थी, तो एक आपकी जो लैंग्वेज थी वो इस तरह की थी कि यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। सर, मैं यही जानना चाहता हूँ कि अब Q2 में ये लैंग्वेज किस तरह की है, बिकॉज देर आर सर्टेन रिस्क जो कि जुड़ गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लाइक क्रूड ऑयल प्राइस थोड़ा स्पाइक हुआ है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है। सर, क्या किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि आपने बताया, ये क्वार्टर हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने फर्स्ट टाइम 100 करोड़ का EBITDA क्रॉस किया एक सिंगल क्वार्टर में, जो कि एक माइलस्टोन है हमारे लिए। इंटरनली भी हम लोग काफी ट्रैक कर रहे थे कि कब हम 100 करोड़ करेंगे, किस क्वार्टर में करेंगे। सो इट हैज बीन ए फैंटास्टिक क्वार्टर। वॉल्यूम ग्रोथ हमारी आई है, सारे सेगमेंट्स ने ग्रो किया है। तो एक बहुत अच्छा क्वार्टर के साथ हम अब आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तो एग्री सीजन होती है, तो उससे रिलेटेड डिमांड हम काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी अक्टूबर नवंबर कंटिन्यू रहेगी, जो कि सितंबर में काफी अच्छी थी। और उसके अलावा एक सीजनली ये लो क्वार्टर होता है, मानसून क्वार्टर जो होता है वो लो क्वार्टर होता है, ओके। क्योंकि व्हीकल मूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ रेन्स। तो वो एक अभी अक्टूबर से काफी वापस स्टार्ट हो जाता है सीजन जो है ऑफ व्हीकल मूवमेंट एंड इंफ्रा। तो वो एक हमेशा एक अच्छा क्वार्टर जाता है। Q3 जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर का, वो एक अच्छा क्वार्टर रहता है Q3 Q4। तो हमें नहीं लगता कि मतलब डिमांड साइड से कोई हमको चैलेंज आने वाला है अगले 2 क्वार्टर्स में। जो थोड़ा बहुत जो हम देख रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट जो हमारी काफी स्टेबल रही Q1 और Q2 में मोर पर्टिकुलरली, जिसके चलते हम मार्जिन एक्सपेंशन भी देखे हैं इस क्वार्टर में राइट। हुआ है। वो अगर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइस अगर सस्टेन करते हैं ये $90 के ऊपर में और काफी लंबे समय तक, क्योंकि शॉर्ट टर्म मूवमेंट से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ये लंबे समय तक इस लेवल पे या ऊपर $95 के ऊपर जाते हैं, तो हमें कुछ प्राइसिंग डिसीजन लेने पड़ेंगे, जो कि हम यूजुअली लेते हैं। जब भी इस टाइप का एक इनपुट कॉस्ट पे से एक प्रेशर आता है, तो हम पास ऑन करने की कोशिश करते हैं और हम प्राइसिंग एक्शन लेके मार्जिन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो हमारी है वो इम्प्लीमेंट होती है। तो वी वी से कि अभी तक जो चल रहा है उसके हिसाब से हमें कुछ लग नहीं रहा है कि बहुत इसमें जरूरत पड़ेगी, पर अगर जरूरत पड़ी तो हम प्राइसिंग एक्शन लेंगे जी। और मार्जिन मेंटेन करेंगे। जी। तो सर, अभी कितने क्रूड ऑयल के प्राइसेस तक आप कंफर्टेबल हैं इन्हीं प्राइसिंग के साथ, और किस लेवल पर आप ब्रीच होने का इंतजार करेंगे कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो हम प्राइस हाइक हमें लेने होंगे? सो एक तो होता है कि ऐसा एक लेवल हम डिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा की रॉ मटेरियल है वो बेस ऑयल होता है, जो कि क्रूड का डेरिवेटिव है। उस पर जो इफेक्ट आता है वो 1 से 2 महीने के लैग इफेक्ट के साथ आता है, जो बेस ओके। ऑयल प्राइसेस पे। तो हम वी कीप क्लोज वॉच, हम उसको वॉच में रखते हैं। और पहले हम स्कीम को एडजस्ट करके और एक प्राइस मैनेजमेंट और मार्जिन मैनेजमेंट की कोशिश करते हैं। और नहीं होता है तो हम एक फुल फ्लेज्ड प्राइसिंग एक्शन लेते हैं मार्केट में। और ये मेनली रिटेल सेगमेंट में, जो बाजार सेगमेंट है उसमें करते हैं हम। और राइट। हमारे जो ओईएम्स हैं और जो हमारे B2B कस्टमर्स हैं, जो उसमें एक प्राइस वेरिएशन क्लॉजेज चलते रहते हैं साल भर, तो वो क्रूड के मूवमेंट और बेस ऑयल के मूवमेंट से लिंक्ड होते हैं। तो अगर ऊपर जाता है तो हम प्राइस पास ऑन करते हैं, नीचे जाता है तो हम वापस उनको रिवर्स करते हैं। तो वो एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो कि वेल स्टेब्लिश्ड है काफी सालों से, और वो अपने आप ही एक इफेक्ट देता है 3 महीने के बाद। जी। सर, एक्सपोर्ट फ्रंट पे किस तरह की डिमांड है? किस तरह से देख रहे हैं ट्रैक्शन? एक्सपोर्ट के हिसाब से भी हमारा ये क्वार्टर अच्छा गया। और हम देख रहे हैं कि जो इंडियन ओईएम्स हैं, इनके जहां जहां व्हीकल्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि हमारे बजाज जो मोटरसाइकिल्स है, या अशोक लेलैंड के जो ट्रक्स हैं, तो ये जो इंडियन ओईएम्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके पीछे जाते हैं, उनके साथ चलते हैं। और वो मार्केट में हम जाके उनके सपोर्ट से एक्सपोर्ट की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम नेबरिंग कंट्रीज में गल्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोनों दोनों तरफ से अच्छी ट्रैक्शन है। और मेनली मैं कहूंगा कि ओईएम सेगमेंट की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। सर, अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने देखा कि रुपी डेप्रिसिएशन लगातार हो रहा है, हालांकि हम विज विज दूसरी करेंसीज के कंपैरिजन में अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी सर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है मार्जिन्स पर? रूपी का भी एक मूवमेंट रहता है जो कि हमारे, क्योंकि इंडिया में बेस ऑयल जो है वो काफी इंपोर्ट होता है, 70% रफली इंपोर्ट होता है और सब प्लेयर्स करते हैं, तो रूपी का एक लैंडेड कॉस्ट पे फर्क पड़ता है। अभी के हिसाब से अभी 83 और 83.20 के लेवल्स पे हमें बहुत कुछ नहीं लगता है, पर अगर इसमें बहुत ज्यादा कुछ गिरावट आगे जाके आती है तो अगेन वो प्राइसिंग एक्शन के साथ में हम उसको क्लब करके देखते हैं, दोनों चीजों को, बेस ऑयल के प्राइस और रूपी के मूवमेंट। ओके सर, आपको अभी पल्सर ब्लू के लिए ऑर्डर मिले थे हाल में ही, आ, उसका कुछ रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कितना देखने के लिए मिल रहा है? वो बहुत एक छोटा सेगमेंट है, वो विंड विंड जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर हो जाता है, तो वो ओके। एक एडिशन ऑफ कैटेगरी है। और जब तक विंड पावर एक बहुत बड़े रूप में इंडिया में नहीं आता, रिन्यूएबल्स पे फोकस बहुत अच्छा है इंडिया का, तो उसमें अगर वो काफी इंक्रीज होता है तो उसका एक फ्यूचर पोटेंशियल होगा। आज के दिन उसका रेवेन्यू बहुत कम। ओके सर, बैटरी सेगमेंट में आपका कुछ प्लान्स बताएं कि क्या कंपनी की आगे योजनाएं हैं? बैटरी सेगमेंट हम टू व्हीलर बैटरीज के मेनली करते हैं काम, और हम इसमें करीब करीब 25 करोड़ रुपया एवरेज या का एक रेवेन्यू हम हर क्वार्टर कर रहे हैं। हमारी इसमें कोशिश है कि हम प्रोडक्ट को इंडिया में बनाने की कोशिश करें और ओके। इसको फिर हम स्केल अप करें। तो हमारी जो इंटरनल जो एक्सपेक्टेशंस है कि हम इसको करीब एक 3 से 4 साल में एक 200 करोड़ रुपए का एक बिजनेस इसके ऊपर हम कर सकें, और उसके लिए हम इसको लोकलाइज करने का भी कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट इंडिया में बनाएं, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है सर। सर, B2C सेगमेंट में जब हमारा लास्ट टाइम भी ट्रैक्शन हो रहा था तो आप B2C सेगमेंट पर काफी ज्यादा फोकस होने की बात कर रहे थे। क्या कुछ प्लान है सर उसको एक्सपैंड करने के लिए? तो B2C में हमारा जो कंटिन्यूस फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ पे है। हम ओके। करीब करीब 15% CAGR बेसिस पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन ग्रो करते हैं और रिटेल टच पॉइंट्स बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस क्वार्टर में जो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर था, इसमें भी हमने 2400 टच पॉइंट हमारे बढ़ाए हैं, 2400 टच पॉइंट्स हमने इंक्रीज किए हैं। पिछले क्वार्टर में भी हमने 2000 टच पॉइंट्स बढ़ाए थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक कंटिन्यूस फोकस है, और एक रूरल मार्केट जो है वहां पे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन गेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूरल सेगमेंट के अंदर हमने एक गल्फ रूरल स्टॉकिस्ट कॉन्सेप्ट जो हम लाए थे, उसका एक राइट। अच्छा ट्रैक्शन है। और ये गल्फ रूरल स्टॉकिस्ट एक इंटरमीडिएट के रूप में प्ले करते हैं, जो 10-15 रूरल रिटेल आउटलेट को कैटर करते हैं, तो वहां भी एक अच्छा ट्रैक्शन है, वहां भी अच्छी ग्रोथ है। और ये सारा हमने डिजिटाइज कर दिया है। पिछले 2 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो ये 2 से 3 क्वार्टर में आज हमारे सारे GRS हमारे साथ डिजिटली जुड़े हुए हैं, तो भी हमको को ऑनलाइन पता है कि वो कहाँ सेल कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं। तो वो एक मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा मूव हुआ है। और रिटेल हमारा सारी कैटेगरीज के लिए कंटिन्यूस फोकस है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, पैसेंजर कार हो या डीजल इंजन ऑयल। एंड सर, अगर हम देखें तो आप ईवी फ्लूइड टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे थे, उसके बारे में भी हमने लास्ट टाइम भी थोड़ी सी चर्चा की थी। उसके बारे में बताएं सर कि क्या कुछ प्लान मतलब आगे बढ़ रहे हैं कंपनी के, उस पे अपडेट। तो कंटिन्यूस हमारा फोकस है कि ईवी जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम ईवी फ्लूइड जो कि ऑलरेडी हमारी एक प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें हम सप्लाई कर सकें। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था, हमारे साथ अब करीब करीब 7 ईवी OEMs जुड़ चुके हैं जिनको हम ईवी फ्लूइड सप्लाई करते हैं। और हम रोज नए ईवी OEM से मिलते हैं और अपना प्रोडक्ट की टेस्टिंग चालू है। तो जैसे ही और इसमें एडिशन होता है वो हम जरूर अपडेटेड रखेंगे आपको। अभी के लिए मार्केट रिटेल बाजार में ईवी फ्लूइड्स की उतनी डिमांड नहीं है, बिकॉज व्हीकल्स ऑन द ग्राउंड बहुत कम है। पर OEM के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं ईवी फ्लूइड्स को लेके, और नए नए OEM के साथ हम जुड़ रहे हैं। जी सर, गल्फ ऑयल और क्रिकेट, इन दोनों का बड़ा एक गहरा रिलेशन रहता है। धोनी जी को हम दुनिया जानती है, और उनके साथ गल्फ ऑयल का एक क्या जबरदस्त एक रिलेशन रहा है, कितने सालों से हम देख रहे हैं। सर, वर्ल्ड कप भी चल रहा है इस समय। कुछ एड स्पेंड आपने वर्ल्ड कप में भी किया है क्या? सर हमारा फोकस IPL पे ज्यादा है, क्योंकि हम चेन्नई सुपर ओके। किंग्स के साथ भी रहते हैं और हमारा एक उनके साथ 11 साल का एसोसिएशन है। तो हमने एक मेगा कैंपेन क्वार्टर 1 में IPL के दौरान किया था। वर्ल्ड कप के में हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बट ओके। हमने IPL के दौरान हमारा काफी फोकस रहता है और वहाँ हमारी काफी एड स्पेंड्स होती है। बिल्कुल। एंड सर, एडब्लू सेगमेंट में आपका किस तरह का परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने के लिए मिला? अगेन एडब्लू सेक्टर ने बहुत अच्छा किया है, बहुत कंटिन्यूअस ग्रोथ है
ये मानसून क्वार्टर होने के बावजूद हमने 30,000 KL का वॉल्यूम किया है एग्लू में, फिर एक बार जो जून क्वार्टर में था वो हमने रिपीट किया है। तो मैं कहूँगा एक काफ़ी अच्छी डिमांड इसमें जनरेट हो रही है, और हम इसमें टॉप 3 में हैं इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज। तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, और हमने करीब करीब 12 सैटेलाइट प्लांट अभी खड़े किए हैं जहाँ पे हमारा एग्लू का प्रोडक्शन होता है हमारे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। तो हम अब बोल सकते हैं कि हर इंडिया के हर कोने में हमारा एक प्लांट है जो एडब्लू प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके चलते हमको काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन भी मिल रहा है, ओईएम से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और ये कैटेगरी आगे जाके और बढ़ेगी। तो सर अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है, जैसा आप, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल्स पर दोबारा लौट रहा हूँ, कि अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो आप अपने प्राइसेस बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सर प्राइस इलास्टिसिटी किस तरह की रहती है कि अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं तो कुछ डिमांड पर, वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट आएगा क्या सेकेंड हाफ में? यूजुअली तो देखिए इंडस्ट्री में भी प्राइस इंक्रीज का एक कंटिन्यूस रहता है कि अगर मार्जिन आपको मेंटेन करना है तो प्राइस इंक्रीज होते हैं, और थोड़ा डाउन ट्रेडिंग होता है कोई कोई कैटेगरी में जो प्राइस सेंसिटिव कैटेगरीज हैं, बट ये चूंकि एक लो इन्वॉल्वमेंट कैटेगरी है, लुब्रिकेंट एज ए अगर सेगमेंट देखेंगे तो ये लो इन्वॉल्वमेंट कैटेगरी है, तो बहुत ज्यादा प्राइस एलास्टिसिटी इसमें नहीं आती है, लेकिन ओवरऑल कुछ सेगमेंट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। बट हमें अभी जो सिचुएशन है उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि प्राइसेस कुछ बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। जो पिछले 18 महीने में हुए थे, जून अपने अप्रैल के पहले जो हमने 6 प्राइस इंक्रीज लिए थे रिटेल सेगमेंट में 18 महीने के अंदर, वो अब हमें अभी ऐसा नहीं लगता कि वो अभी वापस सिनेरियो रिपीट होने वाला है। हम हो सकता है कि हमें एक प्राइस इंक्रीज लेना पड़े, और वो अभी के लिए सफिशिएंट होगा, तो उससे इतना फर्क डिमांड के ऊपर नहीं पड़ेगा। वो प्राइस इंक्रीज सर इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है क्या? हाँ, हमें अगर क्रूड जिस हिसाब से अभी परफॉर्म कर रहा है, और ये मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस है ये अगर कहीं एक्सकेलेट होती है तो हमें इस क्वार्टर में डेफिनेटली हम देखेंगे कि कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास लैग इफेक्ट से इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है, 1 या 2 महीने का लैग इफेक्ट रहता है, तो हमारे पास समय रहता है इसको एडजस्ट करने के लिए। तो सर जनरली आप कितना प्राइस हाइक लेते हैं? वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है विवेक जी। मार्केट के अंदर में अलग अलग सेगमेंट के अंदर और कॉम्पिटिटिव एक्शन क्या है, हमारी प्राइस पोजीशनिंग के हिसाब से हम कॉल लेते हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड एक सिंगल प्राइस इंक्रीज नहीं आती, वो सेगमेंट टू सेगमेंट और डिमांड कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ओके। एंड सर एबिटा मार्जिन्स और एबिटा, जैसा आप इनिशियली, जब मेरा पहला क्वेश्चन भी इसी चीज पर था, लेकिन मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि शेयर होल्डर्स और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कम्युनिटी एबिटा एबिटा मार्जिन्स इन पर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। सर ये जो साल रहेगा, अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है, आप प्राइस इंक्रीज कर लेते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एबिटा है और एबिटा मार्जिन सेम लेवल या सेम ग्रोथ के साथ चलेंगे इस पूरे साल के लिए? हमारा जो Q1 का EBITDA था वो 11.5% था, और उसके प्रीवियस क्वार्टर में रफली 11% था। वहां से हम 12.5% का EBITDA हमने इस क्वार्टर में डिलीवर किया है सितंबर क्वार्टर। और हमारी जो गाइडेंस रहती है कि हम पहले 12 से 14% की ये जो बैंड है ये हम मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर बहुत अच्छा इनपुट कॉस्ट स्टेबल है, सब ठीक है, हमारी प्रोडक्ट सेगमेंट और प्रोडक्ट मिक्स और सेगमेंट मिक्स अच्छी है, तो हम इस बैंड के अपर साइड में रहते हैं। और अगर हम थोड़े जो हेडविंड्स आते हैं जैसे अभी जो क्रूड के चलते या आ सकते हैं, तो हम इसके लोअर बैंड में रहेंगे। तो हम ये बैंड एज ए गाइडेंस बोलते हैं कि हमारा 12 से 14% का जो EBITDA मार्जिन है वो हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे आगे। और सर रेवेन्यू फ्रंट पर ग्रोथ पैटर्न कोई दिक्कत तो नहीं है, आई मीन सेकेंड हाफ के लिए? नहीं, तो हम हमेशा 2 से 3x मार्केट ग्रोथ हम डिलीवर करते हैं, और अगर लुब्रिकेंट मार्केट 2 से 3% बढ़ रहा है तो हमने इस क्वार्टर में भी 6.5% का वॉल्यूम ग्रोथ किया है, और रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 12% का है। तो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमारी आगे जाके मेंटेन रहे 2 क्वार्टर्स में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एज ऑलवेज आपसे बात करके बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और मजा आता है। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर सर। थैंक यू। थैंक यू सर।